तो बच्चों, आज का टॉपिक है विद्युत परिपथ आरेख। विद्युत परिपथ आरेख में हमें क्या समझना है, जैसे हमारे घर में जो भी वायरिंग की जाती है उसमें इन्वर्टर लगा होगा, साथ उसकी बैटरी लगी होगी, तार आपस में जोड़े गए होंगे, फैन लगा है, बल्ब लगा है, वोल्ट मीटर और मीटर इत्यादि चीजें लगी हुई हैं। उनको किसी चित्र की सहायता से हम कैसे दिखा सकते हैं, इसके लिए मैंने एक यहाँ पे चार्ट बना रखा है कि अवयव क्या होते हैं और उनका प्रतीक कैसे होता है। क्योंकि अगर हम आपको कहें कि एक विद्युत परिपथ आरेख खींचिए, उसमें बैटरी दिखाइए, बल्ब दिखाइए, इन्वर्टर दिखाइए, फ्रिज दिखाइए, कूलर दिखाइए, तो क्या ऐसा चित्र बना बना के समझा पाना संभव है? इसके लिए साइन बनाए गए हैं, प्रतीक बनाए गए हैं कि अगर किसी भी विद्युत परिपथ आरेख में सेल को दर्शाना हो तो सेल का साइन ये है, जिसमें उसका एक टर्मिनल प्लस होता है, दूसरा टर्मिनल माइनस होता है। क्लियर? इसके अलावा बैटरी हो, अर्थात जब सेलों को आपस में जोड़ देते हैं, दो या दो से अधिक सेल को आपस में जोड़ते हैं तो उससे क्या बनती है? बैटरी। और बैटरी बन जाएगी तो उसका साइन इस तरीके से होता है। ठीक है, सेल 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 को आपस में जोड़ने से किसका निर्माण होता है? बैटरी का। क्लियर? उसके बाद आता है खुली प्लग कुंजी अथवा स्विच। जब भी हम किसी भी यंत्र को चालू करते हैं तो उसके लिए हम स्विच लगाते हैं, कुंजी लगाते हैं। कुंजी को जब हम ऑन करते हैं, ओपन करते हैं, तो धारा प्रवाह होना शुरू हो जाता है। यहाँ खुला प्लग सूची कुंजी अथवा स्विच का मतलब है कि यहाँ पे धारा क्या हो रही है? बह रही है। क्या हो रही है? बह रही है। इसको हमने ऑन कर दिया है, ये ओपन हो गया, खुल गया। क्लियर? बंद कुंजी का मतलब होता है कि धारा प्रवाह क्या है? धारा प्रवाह बंद है। ठीक है, अर्थात हम स्विच अगर बंद कर देते हैं तो धारा का प्रवाह भी क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। ठीक, अगला है तार संधि। संधि का मतलब होता है जोड़। बायोलॉजी में अगर हम संधि पढ़ेंगे तो वहां बताया जाए कि दो या दो से अधिक जहां पे हड्डियां आकर के जुड़ती हैं उस स्थान को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। जैसे यहाँ पे एक संधि है, यहाँ संधि पाई जा रही है, गर्दन में संधि पाई जा रही है, कमर में संधि पाई जाती है। इस तरीके से यहाँ इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, तार को जब जोड़ते हैं तो एक तार ऐसे सीधा गया हुआ है, ठीक है, और यहाँ से हमें किसी दूसरे तार को जोड़ना है तो यहाँ पे काट करके ना जोड़ के यहाँ पे ही सीधा हम तार को ओपन करके या नया तार यहाँ लाके क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। इसको हम कहते हैं तार संधि। ठीक है, उसके अलावा बिना संधि के तार क्रॉसिंग का साइन ये होता है, अर्थात एक तार इधर जा रही है, दूसरा तार वहां से इधर आ रहा है, तो थोड़ा सा ऊपर उठ करके इसको निकाल दिया जाता है जिससे दोनों तार आपस में संपर्क में न आए। क्योंकि जब किसी तार में धारा हम प्रवाह करते हैं तो तार जो है गर्म होता है, तार का ताप बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है, जिससे दोनों तार गर्म होकर पिघल के चिपक सकते हैं। इसलिए उनको थोड़ा अलग अलग क्या किया जाता है? कर दिया जाता है। साथ में कंपनियां इस पे बहुत ही मजबूत पीवीसी क्या करती है? उसके ऊपर कवर लगा के भेजती है, जिससे अगर तार गर्म भी होता है तो पिघल कर दोनों तार आपस में चिपके न। ठीक है, उसके अलावा विद्युत बल्ब, हम अपने घर में बल्ब का उपयोग करते हैं, उसको परिपथ में दिखाना हो तो या तो इसका साइन ये है, या जैसे बल्ब होता है उस तरीके से हम दिखा सकते हैं। क्लियर? उसके अलावा प्रतिरोध, प्रतिरोध का चिन्ह ये होता है। परिवर्ती प्रतिरोध अथवा धारा नियंत्रण, धारा को कैसे नियंत्रित करना है उसका प्रतिरोध साइन ये होता है। अमीटर क्या होता है? ये जो है धारा का मापन करता है। परिपथ में क्या करता है? धारा मापन होता है ये। ठीक है, इसको हम परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। अमीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और इसका काम धारा का मापन करना होता है कि पूरे परिपथ में कितनी धारा बह रही है। ठीक, वोल्ट मीटर का काम होता है वोल्टता मापना, अर्थात उस परिपथ में कितना वोल्टेज करंट चल रहा है, कितनी धारा बह रही है, वोल्टेज में वोल्टता बताता है। इसको हम परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है, ये श्रेणी क्रम और समांतर क्रम क्या होता है आगे हम लोग समझेंगे कि परिपथ में जब हम प्रतिरोध का संयोजन करते हैं तो श्रेणी क्रम क्या होता है और समांतर क्रम क्या होता है।
तो इस तरीके से विद्युत परिपथ आरेख में कुछ अवयव हैं जिनको बना करके हम प्रतीक के द्वारा इस तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, तो फटाफट से इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके आगे समझते हैं ओम्स लॉ क्या होता है। ठीक, इसके बाद इस पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ओम का नियम है। यह विगत वर्षों में प्रत्येक साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इस नियम के बिना पूरा का पूरा जो विद्युत चैप्टर है वो अधूरा है। ठीक है, ओम ने जो नियम दिया उसके बिना विद्युत चैप्टर पूरा पूरा क्या है, अधूरा है। साथ ही जो हम अपने दैनिक जीवन में विद्युत का उपयोग कर रहे हैं उनमें सबसे बड़ा योगदान किसका था, ओम का था। ठीक है, हालांकि ओम का नियम सभी जगह लागू नहीं होता है। ठीक है, तो अब हम समझेंगे कि ओम का नियम क्या होता है। ठीक, आइए समझते हैं। यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था, अब ये भौतिक अवस्था क्या होती है, जैसे कि ताप, दाब में, लंबाई में भी कोई परिवर्तन न किया जाए तो चालक में प्रवाहित धारा चालक के तीरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होता है। ये ओम साहब ने बताया। क्या बताया उन्होंने कि यदि किसी चालक तार क्या होता है, जिसमें विद्युत का प्रवाह एक सिरे से दूसरे सिरे तक आसानी से हो सकता है, उसकी भौतिक अवस्था जैसे कि ताप में, दाब में, उसकी लंबाई में, ऐसा लिखना बिल्कुल व्यर्थ है। ये बताइए कि अगर हम कोई चार्जर ले लिए, क्या ले लिए, उसमें हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो हमारा दिमाग खराब है कि हम उसका ताप बढ़ाएं या दाब बढ़ाएं या उसको खींच कर और लंबा करने की कोशिश करें। इस लाइन का कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी ये लिखा गया है कि तार में जब धारा प्रवाहित करते हैं तो उसका ताप क्या होता है, बढ़ता है। ताप बढ़ेगा तो उसमें परिवर्तन आएगा। लेकिन अगर उस चालक तार की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न करें तो चालक में जो प्रवाहित धारा है, धारा किसे लिखते हैं, आई से। ठीक है, चालक में प्रवाहित धारा चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर अर्थात भी के समानुपाती होता है। ठीक है, अर्थात अगर हम भी को बढ़ा रहे हैं तो ऑटोमेटिक आई भी क्या होगा, बढ़ेगा। भी कम कर रहे हैं तो आई भी क्या होगा, कम होगा। क्लियर, ये नियम विभवांतर, धारा और प्रतिरोध के संबंध में बताया गया है। ठीक है, अर्थात भी, और ये प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाने के लिए हम कोई ना कोई कांस्टेंट लिखते हैं। यहां पे वो जो कांस्टेंट है वो क्या है, आर है। जहां भी क्या होता है, चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर, आई क्या है, प्रवाहित विद्युत धारा है। ठीक है, और आर क्या होता है, प्रतिरोध होता है। ठीक है, हमें ये नियम ही पढ़ना होता है, लेकिन वास्तव में जो ये वैज्ञानिक हैं जिनका पूरा नाम है जॉर्ज साइमन ओम, क्या नाम है, जॉर्ज साइमन ओम नाम है इनका। इन्होंने सन 1827 ईस्वी में एक अपनी किताब पब्लिश करी है। उसमें उन्होंने बताया क्या कि विभवांतर
और धारा का अनुपात एक नियतांक होता है। विभवांतर और धारा का अनुपात एक नियतांक होता है। विभवांतर को हम V से लिखते हैं, धारा को I से लिखते हैं, और जो यहाँ नियतांक यूज किया गया उसको हम R अर्थात क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। और यही ओम के नियम का मेन सूत्र बनाया गया, ठीक है ना। वास्तव में जॉर्ज साइमन ओम ने किसकी खोज की थी, प्रतिरोध की। और प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, ठीक है। तो जब सन 1827 ईस्वी में जॉर्ज साइमन ओम ने इस सूत्र की खोज की, तो उस समय इनसे भी बहुत आगे के वैज्ञानिक ने उन्होंने खुल करके इनका विरोध किया कि पूरे विद्युत चैप्टर को एक सूत्र के अंदर इतनी आसानी से नहीं बांधा जा सकता है। उन्होंने का खुल करके विरोध किया, ठीक है। इस चक्कर में इन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी। क्या किया इन्होंने, नौकरी छोड़ दिया। और 14 साल बाद, 14 साल दुनिया को अपनी गलती का एहसास हुआ कि जो जॉर्ज साइमन ओम ने ये नियम दिया था ये वास्तव में सही था। इन्होंने इस प्रयोग को काफी बार दोहराया था। जैसे अगर हम 20 वोल्ट विभवांतर ले लें, ठीक है, और इसमें हम 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित करें, तो इसका अनुपात कितना निकल करके आएगा, कितना अनुपात निकल के आएगा, 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 2:1 अर्थात 2। तो विभवांतर और धारा का अनुपात क्या कहलाता है, नियतांक होता है ना। नियतांक वहां क्या लिया गया था, प्रतिरोध। नियतांक का मतलब ये होता है कि इस परिपथ में हम विभवांतर बढ़ाएं तो धारा भी बढ़ करके ऑटोमेटिक इसके मान में कोई कमी नहीं आएगी। इतना उन्होंने किया। इसके बाद उन्होंने इसको बढ़ाया। अब जो है विभवांतर को उन्होंने 22 किया, कितना कर दिया। उसके बाद वो मेजर करने लगे, तब बिना कुछ किए उसमें ऑटोमेटिक धारा 11 एम्पियर की जाने लगी, ठीक है। फिर उन्होंने पाया कि यहाँ पे भी अनुपात क्या आ रहा है, 2। उन्होंने सोचा कि लग रहा है कि ये मेरा फार्मूला ही गलत है, क्यों ना इसे घटा करके देखा जाए। फिर उन्होंने थोड़ा थोड़ा पॉइंट करके घटाया। उन्होंने जो भी मेजरमेंट किया होगा, मैं आपको समझा रहा हूँ कि 20 से उन्होंने क्या किया, 18। तो बिना कुछ किए जो धारा थी वो कितनी हो जा रही थी, 9 एम्पियर की धारा हो जा रही थी। यहां भी अनुपात कितना मिला, क्या ये प्रतिरोध जो नियतांक है वो बराबर रह रहा है कि नहीं रह रहा है। और इसी नियम के बारे में उन्होंने बताया था कि किसी चालक तार में उसका विभवांतर और धारा का अनुपात क्या होता है, नियतांक होता है। यही मेन ओम का नियम है। विभवांतर और धारा का अनुपात क्या होता है, नियतांक होता है। उन्होंने बहुत सारे प्रैक्टिकल किए। विभवांतर बढ़ाते थे तो धारा ऑटोमेटिक बढ़ जाती थी। जैसे 20 था 10 था तो 2 आ रहा था। उन्होंने विभवांतर को कितना किया, 22, ऑटोमेटिक धारा कितनी जाने लगी, 11 वोल्ट की धारा जाने लगी। उन्होंने विभवांतर कितना लिया, ऑटोमेटिक धारा बढ़ गई 9 एम्पियर की। और इस तरीके से उनका जो भी नियतांक था वो बना रहा। उस नियतांक को क्या कहते हैं, प्रतिरोध। अर्थात कोई भी कंपनी जो तार बना रही है, बल्ब बना रही है, या जितने भी इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट बना रही है, उसका प्रतिरोध वह निश्चित करके देती है, ठीक है। प्रतिरोध निश्चित करके देती है कि अगर यह प्रतिरोध 10 ओम का है, कितने ओम का, तो वो हमेशा 10 ओम ही रहेगा। जैसे कोई फैन है जिसका प्रतिरोध कितना है, 10 ओम, तो उसमें अगर हम वोल्टता बढ़ाएंगे, क्या करेंगे, वोल्टता बढ़ाएंगे तो धारा भी क्या होगी, बढ़ने लगेगी। अर्थात आपने देखा होगा कि पंखे का रेगुलेटर या पीछे जो स्विच लगा होता है उसमें जैसे ही एक एक पॉइंट हम बढ़ाते हैं, क्या पंखे की स्पीड बढ़ती है,
इसका मतलब ये हुआ कि हम क्या बढ़ा रहे हैं, जो रेगुलेटर में लगाया है वो हम उसका वोल्टता बढ़ा रहे हैं। क्या बढ़ा रहे हैं? तो जैसे मैंने वोल्टता बढ़ाया उसमें धारा का प्रभाव भी क्या हो गया, और जितनी ज्यादा धारा जाएगी पंखा का स्पीड उतना ही ज्यादा क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगर हम उसी रेगुलेटर से किसी बल्ब को जोड़े और जैसे से 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट पे आगे बढ़ाते जाएं तो धारा बढ़ा, विभवांतर बढ़ाएंगे तो क्या बढ़ेगा, धारा। लेकिन उस बल्ब के प्रतिरोध में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन, यही बात होता है कि विभवांतर और धारा का अनुपात क्या होता है, नियतांक होता है। समझ में आ गई बात? इसके अलावा इसका भी एक स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बारे में और बताते हैं। ठीक, ओम के नियम को हम किसी उदाहरण की सहायता से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मैंने कोई एक टंकी ले लिया, ऊपर यहां इसका ढक्कन है, ठीक है, यहां इसका टोटी लगा हुआ है। समझने का प्रयास करेंगे। इसमें भरा गया है पानी, ठीक। अगर इस नल को खोल दिया जाए तो पानी क्या हो रहा है, आसानी से गिर रहा है। ऊपर से किसी पिस्टन से अगर हम दाब डालें तो क्या होगा, पानी और तेजी से गिरेगा। तो जो ऊपर से दाब डाला गया है उसे हम कहते हैं विभवांतर। मतलब मैंने किससे विभवांतर उत्पन्न किया, वोल्टेज से, यानी दाब को क्या कहेंगे, वोल्टेज। जो पानी बह रहा है, पानी बह रहा है उसे हम बोलेंगे विद्युत धारा। और जो हमने यहां नल लगाया हुआ है, टोटी लगाया, उसको बोलेंगे प्रतिरोध। क्या बोलेंगे, प्रतिरोध। विभवांतर को हम लिखते हैं V से, धारा को I से और प्रतिरोध को R से। तो अब मुझे बताइए कि जैसे मैंने दाब बढ़ाया, दाब बढ़ाने का मतलब मैंने क्या किया, वोल्टेज बढ़ाने से आपने कहा कि सर पानी और तेज गिरने लगेगा, यानी धारा का प्रवाह और ही, अर्थात मैंने जैसे ही विभवांतर को बढ़ाया धारा ऑटोमेटिक बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। यही चीज जॉर्ज साइमन ओम ने कहा था कि आप इनमें से किसी एक को भी बढ़ाने का प्रयास करेंगे तो दूसरा अपने आप बढ़ेगा। ठीक है। तीसरी बात, ये प्रतिरोध है, आप इसको बंद करिए, पूरी तरह से आपने बंद कर दिया। प्रतिरोध का मतलब होता है कि धारा के मार्ग में रुकावट। तो धारा यहाँ कौन था, पानी की धारा थी। मैंने नल को बंद किया तो पानी पूरा का पूरा, अब हम ऊपर से कितना भी दबाव देते हैं नल से पानी गिरेगा। तो जब स्विच बंद रहे तो धारा वोल्टेज कितनी भी आए, जितनी स्विच की क्षमता होगी उतना तो वो रोकेगा, बाकी धारा तो जाने ही देगा। ठीक वैसे ही जितनी इसकी क्षमता है तब तक रोकेगा, बहुत ज्यादा दबाव डालेंगे तो टूटी टूट सकता है या यही ब्लास्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्लियर होगी बात में? अब हम जैसे जैसे धीरे धीरे इस नल को खोल रहे हैं तो पानी भी धीरे धीरे क्या होगी, ये किसका काम कर रहा है, पानी को रोकने का काम कर रहा है। पानी को रोकने को हमने क्या समझा यहाँ पे, यही रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है। अर्थात धारा के, किस धारा के, हाँ, विद्युत धारा के मार्ग में डाला गया रुकावट ही हाँ प्रतिरोध कहलाता है। एक परिभाषा यहां भी बन जाता है, इसे R से प्रदर्शित करते हैं। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, जिसे हम इस चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। समझ में आ गई बात? ये तो मैंने एक उदाहरण लिया, किससे, टंकी, पानी और नल से। अर्थात टंकी में ऊपर से हम दाब डाल रहे हैं ना, तो जैसे मैंने दाब डाला ऑटोमेटिक क्या हुआ, पानी बहुत तेज फ्लो होने लगा। तो वोल्टेज मैंने बताया था कि वोल्टेज इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, धक्का देता है। वोल्टेज का काम क्या है, धक्का। अब दो अगर बिंदुओं के बीच विभवांतर उत्पन्न होगा तो वहां धारा प्रवाहित होनी तय है। जैसे एक उदाहरण की सहायता समझते हैं
कि अगर ये 3 तार हैं, 3, आपने इस पर चिड़ियों को बैठते हुए देखा होगा। चिड़िया बैठती है, चिड़िया अगर कोई इस पे बैठ गई, जैसे कि तोता बैठा हुआ है, उसको करंट क्यों नहीं लगता है, इस पे विचार करते हैं। तो कुछ लोगों का मत ये होता है कि सर चिड़िया के पैर में खून नहीं होता है। खून हो ना हो, उनकी हड्डियों में तो वायु भरा होता है, जिससे वो आसानी से क्या कर सकते हैं, उड़ सकते हैं। उसके अलावा चिड़िया एक समय में वो किसी एक ही तार पे जाकर बैठती है। समझ में आ गई बात? तो एक ही समय में जब बैठेगी, अब मान लीजिए इस तार पे उसने बैठा, तो एक पैर उसका यहाँ हुआ, एक पैर यहाँ हुआ, क्लियर? तो क्या उसको 2 पॉइंट जो मिला, तो 2 पॉइंट के बीच ही क्या उत्पन्न होता है, विभवांतर। अब समझना ये है कि अभी हमने पढ़ा V अपान I इक्वल टू R बोलते हैं, यानी प्रतिरोध जो है वोल्टेज के समानुपाती है, लेकिन धारा के क्या है, विद्युत क्रमानुपाती। अर्थात यहां हमने समझा कि जैसे से धीरे धीरे हम नल क्या कर रहे थे, खोल रहे थे पानी, वैसे ही धीरे धीरे यहां 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर बहुत ही कम होगा। क्या होगा, यहां तो एक ही पॉइंट हो रहा है ना, इस तार से जा रहा है और यहीं से फिर उसी तार में जा रहा है, तो यहाँ तो विभवांतर बहुत ही कम हुआ। अर्थात यहाँ से जो चिड़िया बैठी है, तो एक पैर से चलकर फिर उसी पैर से दूसरे पैर से निकल के धारा चली जा रही है। अगर वही एक पैर इस पे होता या एक पैर यहाँ, उसके अलावा दोनों पैर यहाँ रख के उसका कोई भी एक शरीर का कोई भी भाग अगर दूसरे तार से टच करता, तब वहां पे उत्पन्न हो गया विभव। एक तार से दूसरे तार पे विभव उत्पन्न हो गया, और जब विभवांतर उत्पन्न होता है, तब विभवांतर उत्पन्न हो तो वहां ऑटोमेटिक क्या जाने लगेगी, धारा का प्रवाह जाएगा, तुरंत उसको इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा और चिड़िया मर जाएगी। समझ में आ गई बात? अब अगला उदाहरण समझते हैं। जैसे अगर हमारी त्वचा है, स्किन, अगर वो ड्राई हो, क्या हो, ड्राई हो, यहां से पहले समझ लें कि धारा के समानुपाती, यहां धारा के समानुपाती प्रतिरोध है कि विद्युत क्रमानुपाती है, विद्युत क्रमानुपाती। अर्थात अगर प्रतिरोध ज्यादा होगा तो धारा बहुत ही कम बहेगी, और अगर प्रतिरोध कम होगा तो धारा उसमें बहुत ही, क्लियर है ना इस बात में? तो जो हमारी ड्राई स्किन होती है, सूखी त्वचा, जैसे इस समय हमारी त्वचा कैसी है, सूखी है, तो इस समय अगर हम किसी तार को टच करते हैं तो झटका बहुत मामूली लगता है, क्योंकि ड्राई स्किन जो हमारी त्वचा है, इसका जो प्रतिरोध होता है वो 1,00,000 ओम होता है। कितना प्रतिरोध, बहुत ज्यादा हुआ, बहुत ज्यादा प्रतिरोध। इस समय हमारे शरीर का प्रतिरोध कितना होगा, 1,00,000 ओम। और जब कहीं हमारी त्वचा भीग गई, पानी में क्या हो गई, भीग गई, तो भीगी या गीली त्वचा पर ये प्रतिरोध घट करके 1,000 ओम हो जाता है। तो मैंने बताया कि अगर प्रतिरोध ज्यादा होगा तो धारा बहुत ही, तो अगर हमारा हाथ पूरी तरह से सूखा हुआ है और कहीं इलेक्ट्रिक यानी विद्युत धारा के संपर्क में आता है, तो झटका तेज लगेगा कि कम लगेगा, तो धारा आ करके न्यूट्रलाइज हो जाती है हमारे शरीर में। लेकिन अगर हमारी त्वचा गीली है, प्रतिरोध क्या हो गया, तो प्रतिरोध कम होगा तो धारा क्या होगी, बहुत ही। तो इसलिए जब कभी हमारा हाथ भीगा होता है तो कहीं बहुत धारा कम भी आ रही होती है, तो उसके संपर्क में जाने से झटका हमें बहुत ही तेज लगता है। इसलिए कभी भी विद्युत तार को अगर छूना हो तो किसी सूखी लकड़ी अथवा प्लास्टिक की सहायता से टच करना चाहिए। समझ में आ गई बात? तो यही था ओम का, और ओम का जो नियम इन्होंने दिया था, इन्हीं के नाम पे प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या रखा गया, ओम। ऐसा बहुत कम किसी वैज्ञानिक को सौभाग्य प्राप्त होता है कि उनके नाम पर ही एसआई मात्रक रखा जाए। इन्होंने बहुत ज्यादा परिश्रम किया और कितने वैज्ञानिकों से इन्होंने संघर्ष किया होगा, तब जाके इन्होंने बताया कि ओम का नियम वास्तव में है क्या। इसके अलावा हम समझते हैं कि ओम का नियम सभी चालक पे काम नहीं करता है। ये जैसे कि लोहा,
तांबा, पीतल हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, इन सब चालक पे काम करता है। ठीक है, डायोड हो जाए, सेमीकंडक्टर हो जाए, इसको अर्धचालक बोलते हैं। ठीक है, या ट्रांजिस्टर होता है एक, इनके लिए ओम का नियम लागू नहीं होता है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या ओम का नियम सभी चालकों पर लागू होता है, तो कहेंगे नहीं, वो कुछ विशेष चालकों पर ही लागू होता है। डायोड, सेमीकंडक्टर, मतलब कि जिस चालक में धारा दोनों दिशा में जा रही है, यानी ए से बी में चली जाए और बी से कहां चली जाए, वहां ओम का नियम लगेगा। लेकिन जिन चालकों में धारा सिर्फ एक ही दिशा में बहती होगी, रिटर्न नहीं आती होगी, जैसे कि डायोड है, डायोड में धारा बस जाती है वापस, सेमीकंडक्टर है, ट्रांजिस्टर है, इनमें धारा सिर्फ एक ही दिशा में बहती है, जिससे वहां ओम का नियम काम नहीं करता है। जिस चालक में धारा दोनों दिशा में जा सकती है, उस चालक के लिए ओम का नियम काम करता है। ठीक है, तो ये था ओम का नियम और इसका उदाहरण। ठीक है, थैंक यू।